नमस्कार। आज हम बालकृष्ण भट्ट जी द्वारा लिखित निबंध साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, इस निबंध की समीक्षा करेंगे। जैसा कि साहित्य के बारे में कहा जाता है कि साहित्य होता क्या है, सबसे पहले तो इसी चीज़ को हमें जानना चाहिए। साहित्य के बारे में एक उक्ति है, हितेन सह साहित्यम, जो जनता का हित करता हो वही साहित्य। आज बाज़ार में विविध तरह की पुस्तकें मिल जाती हैं। एक तो पुस्तक वो होती है जो हमें सद्मार्ग की ओर ले जाती है, कुछ पुस्तक ऐसी होती है जो हमें असद का मार्ग, विकास को अवरुद्ध करने का मार्ग, या फिर हमारी मानसिकता को विकृत करती है। वो साहित्य नहीं होता है। साहित्य वही होता है जो हमें सद्मार्ग दिखाए, जो हमें विविध परिस्थितियों में साहस के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा दे, वो साहित्य कहलाता है। अब हम साहित्य को जब हमने समझ लिया है तो हम ये भी जानते हैं कि ये जन समूह के हृदय का विकास किस तरह होता है। अर्थात साहित्य में जनता ने कब क्या क्या सोचा, क्या क्या उसका परिवेश था, उस समय जनता की मनः स्थिति कैसी थी, इसकी जानकारी हमें साहित्य से मिलती है। इतिहास को पढ़ करके हम भले ही घटनाओं को जान लें, लेकिन साहित्य को पढ़े बिना हम उस समाज की मानसिक स्थिति और हृदयगत भावनाओं को नहीं जान सकते। इसलिए जनता की मानसिक स्थिति को जानने के लिए, उनकी हृदयगत भावनाओं को जानने के लिए साहित्य का जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है, और तभी हम साहित्य को जान सकते हैं। यहाँ समीक्षा में लेखक लिखता है कि साहित्य मानव समाज के हृदय का अभिव्यक्त रूप है। अर्थात मानव समाज जो सोचता है उसी की अभिव्यक्ति साहित्य में होती है। प्रत्येक देश का साहित्य उस देश के मनुष्यों के हृदय का आदर्श रूप होता है। उस देश के लोगों ने किस समय क्या सोचा, उसके हृदयगत भावना क्या रही, वह साहित्य में लिखा जाता है। और इस बात को स्पष्ट करने के लिए लेखक 3 बातें बताता है कि साहित्य अपने समाज का ही व्यक्त रूप होता है। समाज की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मानसिक स्थिति और सोच कैसी रही, इसको साहित्य अभिव्यक्त करता है। दूसरा यह है कि साहित्य में मानवीय समुदाय की हृदयगत अनुभूतियों की व्यंजना होती है। तीसरा है कि प्रत्येक देश का साहित्य अपने समय, अपने परिवेश और जीवन का व्यक्त रूप होता है। साहित्य अपने समय से कटकर नहीं जी सकता। इन्हीं 3 बिंदुओं को भट्ट जी ने समूचे निबंध में बड़ी स्पष्टता के साथ विवेचित किया है। आर्यों के साहित्य का विवेचन करने के पश्चात उपनिषद साहित्य का विवेचन भी इसी तथ्य को रेखांकित करता है। उन्होंने वेदों के समय के साहित्य को इस विवेचन में पहला स्थान दिया है। उन्होंने बताया कि वेदकालीन साहित्य तत्कालीन भोले, सरल, निश्चल और सच्चे व्यक्तियों के हृदयगत भावों को प्रकट करता है। अर्थात वेदों में जो बातें लिखी गई हैं उसको यदि हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि वेद काल के जो लोग थे, जो मानव समाज था, वो भोला था, सरल था, निश्चल था, सच्चे हृदयगत व्यक्तियों के हृदयगत भावों को प्रकट उसमें किया गया है। अर्थात हम वेद काल का समाज और लोग कैसे थे, उनकी भावनाएं और मानसिक स्थिति कैसी थी, ये हम उस साहित्य, वेद काल के साहित्य को पढ़ने के बाद जान सकते हैं। इतिहास पढ़कर ये सब सच्चाई नहीं जान सकते। उपनिषद साहित्य भी इसी प्रकार का है।
प्रकृति के उपासक आर्य जब प्राकृतिक पदार्थों की उपासना करते करते ईश्वर के विषय में जानने समझने लगे तो उपनिषद साहित्य सामने आया। वेदकालीन साहित्य के बाद उपनिषद साहित्य की रचना होती है। वेदकालीन मन स्थिति अलग थी, उपनिषद मन स्थिति में थोड़ा परिवर्तन आ जाता है, क्योंकि जब प्राकृतिक शक्तियों का प्रभाव उपनिषद काल के लोगों ने देखा तो वो उन प्राकृतिक शक्तियों की भी उपासना करने लगे। धीरे धीरे आर्यों की संख्या बढ़ती गई और उसी अनुपात में अनेक रीति रिवाज भी विभिन्न रूप में सामने आने लगे। परिणाम स्वरूप स्मृतियों के साहित्य का विकास हुआ। देखिए, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, आर्यों की जनसंख्या बढ़ी, वैसे वैसे भी मन स्थिति और लोगों की चित्तवृत्ति भी बदली और उनको संस्मरण रखने के लिए स्मृतियों की रचना की गई। यहाँ हमें साहित्य का विकास किस तरह हुआ, यह भी इस अध्याय के माध्यम से हमें जानने को मिलता है। बालकृष्ण भट्ट अपने निबंधों में लिखते हैं कि जिस तरह से रामायण और महाभारत की चर्चा भी इस निबंध में आई है, उससे उस समय के काल के लोगों की मन स्थिति भी हमें इनके इन ग्रंथों के माध्यम से जानने को मिलती है। भट्ट जी ने इन दोनों ग्रंथों की विशिष्टता को रेखांकित किया है कि देखिए, रामायण के काल में रामायण को हम पढ़ते हैं तो उस समय के लोगों की मानसिक स्थिति, सोच और हृदयगत भावनाओं का हमें पता लगता है कि रामायण के युग में लोग किस तरह जिए थे, लोगों की सोच क्या थी। और यदि महाभारत के युग में हम जाते हैं, कृष्ण के युग में हम जाते हैं, तो उस समय की स्थितियां बदल चुकी थी, परिस्थितियां बदल चुकी थी, लोगों की सोच बदल चुकी थी। तो वैसा ही साहित्य जो युद्ध करने की ओर अग्रसर करता है वो हमें महाभारत में देखने को मिलता है। रामायण में भाई भाई एक दूसरे को राज्य सौंपने के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि भाई तू राज्य कर, भाई तू राज्य कर। महाभारत में भाई से छीनने के लिए युद्ध किया जा रहा है। ये देखिए, समय और परिवर्तन, समय और स्थिति बदल जाती है तो साहित्य भी बदल जाता है। राम के समय में रामायण लिखी जाती है तो महाभारत कृष्ण के समय में, युधिष्ठिर और कौरवों के समय में, अर्थात पांडवों और कौरवों के समय में महाभारत लिखी जाती है। यह होता है साहित्य, अपने समय की चित्तवृत्तियों का प्रतिबिंब होता है। लेखक सत्य कहता है ये बात, लेकिन धीरे धीरे समय और बदलता है। परिणाम स्वरूप बौद्धों का समय आता है और प्राकृत युग में लिखा गया साहित्य सामने आने लगता है। यह साहित्य भी जन समूह के हृदय के विकास को अभिव्यक्ति देने में पूरी तरह सक्षम है। इसी क्रम में भट्ट जी ने पुराण साहित्य के युग का भी वर्णन किया है। तांत्रिक युग और बाद में साहित्य की भी विवेचना होती है। उस समय के लिए भारत में तंत्र मंत्रों का बोलबाला होता है तो तंत्र मंत्र भी साहित्य में आते हैं। इस प्रकार समूचे निबंध में भट्ट जी ने यह प्रतिपादित कर दिया है कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। अर्थात इस निबंध को हम जब अध्ययन करेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि साहित्य वास्तव में जन समूह के हृदय का ही विकास होता है। भट्ट जी ने साहित्य को राष्ट्र या समाज के जनमानस का विकसित रूप प्रमाणित करने का सार्थक प्रयास किया है। उन्होंने यह भी व्यक्त कर दिया है कि वैदिक काल के साहित्य से लेकर के अपने युग तक के साहित्य की मीमांसा यह प्रमाणित करती है कि परिस्थिति, परिवेश और समयानुसार जैसे जैसे जनमानस में बदलाव आता जाता है वैसे वैसे साहित्य में भी नित्य नवीन और परिवर्तित रूप में आता जाता है। अर्थात वैसे वैसे साहित्य भी बदलता जाता है। भट्ट जी ने यह संकेत भी किया है कि विभिन्न जातियों और वर्गों में विभाजित करने का दोष पुराण और तंत्र साहित्य पर है। देखिए, जैसा मन स्थिति लोगों की है वैसा साहित्य लिखा तो जाता है, लेकिन जो पढ़ता है उस साहित्य को वैसे वैसे भाव पढ़ने पाठक के मन में भी आने लगते हैं। बाद में विविध तरह के संप्रदाय हुए, उन्होंने अपने अनुकूल अपने इस साहित्य की रचना की, अपने विचारों को उस पर थोपा, लोगों में भी बदलाव आया। यहाँ लेखक उसी ओर संकेत करता है।
भट्ट जी इस निबंध में विचारात्मक, भावात्मक और विवेचनात्मक शैली का प्रयोग करते हैं। भाषा यहाँ उनकी संस्कृत निष्ठ रही है। बीच बीच में तत्कालीन सामाजिक कुरीतियों की ओर भी संकेत किया गया है। उन पर चुटीले व्यंग्य उन्होंने किए हैं। इस तरह इस निबंध की समीक्षा हम यहीं समाप्त करते हैं। कल हम इसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।